गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी जो हम लोग कर रहे हैं कोर्स, ठीक है, उसमें जो हमारा चैप्टर था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट देख लिया था, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। तो जो कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका जो ये फार्मा जो बोलते हैं, फार्मा यही है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नेम ऑफ द कंपनी, पहले प्रॉफिट लॉस ईयर एंडेड जैसे 3/2024, अमाउंट इन आप करोड़, बड़ा फॉर्म, बड़ी कंपनी होगी 3 करोड़ और छोटा होगा इन लाख, वेदर डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, देखिए पार्टिकुलर्स होगा, नोट होगा, फिगर इंडिंग होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको अभी मैंडेटरी कर दिया है 30 साल, और कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर ये आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्टिकुलर होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से रेवेन्यू क्या आया, बैलेंस शीट में भी हमारे पास यही है, इंटरेस्ट इनकम। हमारा बैलेंस शीट जो बनता है बैंक का पीएल बनता है, उसमें क्या होता है, पहला इंटरेस्ट इनकम, नेक्स्ट क्या होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम। यहाँ नॉन इंटरेस्ट इनकम इक्वल टू अदर इनकम, ठीक है। तो हमारा फिर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, जैसे हमारे बैंक में क्या होता है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा हो गया नॉन इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, और मिलके टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ये तो आपके इनकम के सोर्स हो गए। अब एक्सपेंसेस के सोर्स क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंपनी के केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या खर्चा लगा, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में जो आपका ट्रेड में स्टॉक है उसके खर्चे क्या है, चार्जेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, फिनांस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेज। ये एक्सपेंसेज है जिसको हम सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेज बोलते हैं। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेज के हेड में होता है, नॉर्मल आप छोटे देखेंगे सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेज, ठीक है, उसमें सभी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। हम लोग के पास यहाँ पर क्या होता है, स्टाफ कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ठीक है। ये और जो है फिर आपको आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, डिपॉजिट इंटरेस्ट पे, इस तरह से सारा आपका बैलेंस शीट में बना हुआ रहता है। इसके बाद टोटल एक्सपेंसेज आया। अब क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टैक्स, ठीक है। 3 to 4 घटाना है, इसमें से आपको टोटल रेवेन्यू से 4 घटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको एक्सेप्शनल आइटम जो आपका एक्सपेंसेज है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 5 to 6, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आपका आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। अब टैक्स एक्सपेंसेस इसमें डालेंगे, करंट टैक्स क्या है, डेफर्ड टैक्स क्या है। करंट टैक्स मतलब इस साल जो 12 महीने में पे हो जाना है, डेफर्ड मतलब उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर फॉर द पीरियड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसको घटाना है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, क्या मिल रहा है आपको, टैक्स एक्सपेंसेस ऑन डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट लॉस फॉर पीरियड, ये आपको ऐड करना है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर होता है इक्विटी, अर्निंग पर शेयर में क्या है, बेसिक और डाइल्यूटेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समराइजेज सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ठीक है। इससे जो आपको मिला उसमें से क्या करेंगे, एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे, ठीक है। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा किसका, कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, कोई फाइनेंस कंपनी होगा या बैंकिंग होगा, तो इसमें था इंटरेस्ट इनकम, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो दे रहा है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज में गया, बोरिंग में गया, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट में गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज मतलब आपने जो है डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट के ऊपर जो एक्सपेंसेज है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, अदर बोरिंग एक्सपेंसेज, अप्लीकेबल नेट मार्जिन, नेट और गेन लॉस, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, अदर इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम अदर देन फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड। तो लास्ट में आता है नेट गेन सॉरी लॉस ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम etc। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या मेंशन रहता है, ये आपको इस तरह से फॉर्मा इसका है, ठीक है।
अब कहता है कि एज पर सेक्शन 129 जो है बैलेंस शीट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। इफ ए कंपनी contravenes the provision of sections, then MD, whole time director in the charge, CFO may be treated as officer in default, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में क्या रखा है, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। अगर छोटी कंपनियां है, जैसे फैमिली कंपनी है, तो 2 मैन होगा, पति पत्नी डायरेक्टर्स होंगे, बेटे होंगे, तो वहां पे MD। तो अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो MD आपको डिफॉल्ट माना जाएगा या CFO, and would be imprisoned or dealt with as per the sections. The auditor would also be dealt with appropriately. Auditor को भी उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाए, which may include losing the membership. Auditor का membership भी जा सकता है। तो एक कंपनी shall have following financial statement prepared. क्या होता है, कंपनी जो बनाता है शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस SPL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वेयरएवर एप्लीकेबल, ये कंपनी बनाती है। चलिए डेफिनेशन जरा देखते हैं, डेफिनेशन में क्या है। एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स हैज बीन डिफाइंड अ बैलेंस शीट एज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेज इन एसेट्स, लायबिलिटी और नेटवर्थ अकाउंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसने जो बैलेंस शीट की परिभाषा जो दी है वो क्या है, उसमें होता है बैलेंस इन एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ इन अकाउंट। दिस डेफिनेशन इज क्रिस्प बट नॉट कंप्लीट, ठीक है। बैलेंस शीट कुड बी सीन इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज, where fund come, sources and uses, ठीक है, कहाँ से आया, कहाँ खर्च होना है, and uses where fund have been used. It can also be seen in terms of what it owns. Asset को फिर आप जो है ना, इसको आप owns, ठीक है, आप इसको जो है owns assets और owes liabilities, ठीक है, इसको भी कहते हैं owns and owes. Accountant have indicated that the balance sheet show the sources from where funds have been obtained, that is liability and owner's equity. Sources of fund क्या होता है, liability जो आपने बोरिंग किया प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये आपका सोर्स ऑफ फंड हो गया, एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन विच द फंड्स आर करंटली इन्वेस्टेड, दैट इज एसेट्स, ठीक है। Some writers say it is a written representation of resource and liability of an individual, a partnership, an association, or a corporation, and when it is true representation, honestly made, it portrayed the financial condition of the concerned organization and or a business enterprise at given date, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, किसी भी गिवन डेट के दिन उस ऑर्गेनाइजेशन, उस फर्म का क्या स्टेटस है, क्या फिनेंशियल्स है, वो एक्चुअल पिक्चर शो करता है। A company balance sheet should be prepared as per the Schedule 3 of the Indian Companies Act 2013. The statement has two sides and look like a T, ठीक है, यही होता है ना, ऐसा हम लोग करते हैं, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, इधर लाइबिलिटीज इधर एसेट्स, ठीक है। On the top of the T will name of the company, on the left hand side the liability shown and particular order, and right hand side the asset are shown, ठीक है। Companies Act specify the order in which the items are to be placed. The total liability left side is equal to the figure of total assets, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी जो होता है वो 100%, आपको जो है यहाँ आने के बाद यहाँ जो टोटल ग्रॉस टोटल होगा वो इधर एसेट में भी ग्रॉस टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है। The balance sheet is for the company which is owned by shareholders. Liability are the total funds owned by the business to the shareholders and others borrowing syndicate receipt, ठीक है। कंपनी के केस में क्या होगा बैलेंस शीट में क्या होगा, कंपनी विच इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। लाइबिलिटी एंड टोटल फंड्स ओन्ड बाय द बिजनेस टू शेयर होल्डर एंड अदर्स, ठीक है। एसेट्स आर व्हाट ओन्ड बाय द कंपनीज, कंपनी जो एसेट होल्ड कर रही है। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, द सोल प्रोप्राइटरशिप, also the balance sheet is prepared in the same convention that the business is mutually exclusive of the owner and the accounts are that of the business and not the owners, ठीक है, बिजनेस का। अब देखिए बैलेंस शीट और बैंकर का क्या रिलेशन है।
बैलेंस शीट और बैंकर में क्या रिलेशन है? बैंक कॉल्स फॉर द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। हम लोग जब भी लोन सैंक्शन करते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट, पीएल और सीए में मांगते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका एनालिसिस करना है, उसका एक्चुअल फिगर देखना है कि उसका क्या है। ठीक है, देखिए, बैंक्स कॉल्स फॉर द बैलेंस शीट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर्म व्हेन इट इज कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द बैंक फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, हम लोग बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं। दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग इनवेरिएबली कलेक्टेड विद अ व्यू टू असाइनिंग द नेटवर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं देखिए, कैपिटल, टी.एन.डब्ल्यू, करंट रेशियो और टर्म लोन केस में डी.एस.सी.आर, यही हम लोग मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं। टी.एन.डब्ल्यू नेगेटिव तो नहीं है, टोटल नेटवर्थ ठीक है, नेट लॉस तो नहीं है, कंपनी लास्ट 2 ईयर्स लॉस में तो नहीं है, लास्ट 2 ईयर्स से लॉस में तो नहीं है, 2 ईयर्स से लॉस में तो नहीं है, तो ये सब हम लोग एसेस करते हैं। ठीक है, रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, वायबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अनकम्बर्ड एसेट्स सिक्योरिटीज क्या है। तो कहता है ए बैंक विल नॉट अप्रूव क्रेडिट अनलेस द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील दैट द कंपनी हैज, देखिए हम लोग क्या है, ए साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस, solvency टेस्ट, गुड लिक्विडिटी, कैश फ्लोज एंड गुड अर्निंग कैपेसिटीज। ठीक है, उसके पास क्या है, कैश फ्लो होगा तभी तो जो बढ़िया जो है उसका प्रॉफिट आएगा और वो रिपे कर पाएगा लोन को। इट इज नॉर्मल एक्सपेक्टेशन दैट ईयर आफ्टर ईयर साइज ऑफ गोइंग कंसर्न बैलेंस शीट विल ग्रो इन साइज। जो बिजनेस ग्रो करेगा उसका बैलेंस शीट का साइज छोटा जाएगा। फर्स्ट टाइम में मान लीजिए छोटे स्तर पर क्या है, 1 पन्ने का बनाया, फिर 2 पन्ना, फिर 10 पन्ना, ऐसे करके बढ़ता ही जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस विल एडेड टू द कैपिटल फंड ऑफ द बिजनेस। देयर कुड सम प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड functions also. There will be addition to machinery which will help the company to produce more increased sales. At times, absolute machinery has to be replaced. Similarly, when the company make losses, जब लॉस करती है, it will erode the capital funds. लॉस जो भी होगा उसके कैपिटल से सीधा घटता है, जो भी लॉस होगा उसका कैपिटल जो है वहाँ से घटेगा। This could be due to lower realization of sales, losses due to bad debts, poor collections, or lower stock as a liquidity was not sufficient to buy and store the material. ठीक है, तो all these items will impact in the balance sheet. बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग these changes and analyzing the changes and how it could impact loan account is important for the banker. ठीक है, इससे हमारे लोन अकाउंट मोस्टली हमारा कंसर्न क्या होता है कि हमारा एसेट सुरक्षित हो। ठीक है, एसेट सुरक्षित हो, जो हम लोन दे रहे हैं वो हमारा रिपेमेंट आता रहे, रिपेमेंट आता रहेगा तभी तो हमको जो है हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप क्लासिफाई करने में सक्षम हो पाएंगे तभी आप जो है एक अच्छे लोन अप्रेजर बन सकते हैं, या लोन अप्रेजिंग ऑफिसर या सैंक्शनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखिए, रेशियो एनालिसिस कन्वीनियंट फ्रॉम द एसेट एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड इन कन्वीनियंट फॉर्म फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस इनटू। ठीक है, पहले एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो होता है एसेट्स, ठीक है, दीज आर ब्रॉसली क्लासिफाइड करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब क्या होगा, जो 12 मंथ में कैश में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसको करेंट एसेट। फिक्स एसेट जो फिक्स है, मतलब जो कन्वर्सन इजीली अलाउड नहीं है, जिसका इजीली कन्वर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स क्या है, ये 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट दो होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसको आप टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त, अमूर्त जैसे राइट्स हो गया। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग ये लेते हैं ना, किसी भी चीज पे हम लोग क्या लेते हैं, एक
दिमाग से हट रहा है फ्रेंड्स, मतलब जो आपको दिखे नहीं, ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त। अब सेकंड आता है करंट लायबिलिटी, मतलब हम 12 महीने में जो हमको चुका देना है, 12 मंथ में पे कर देना है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ग्रेटर देन 12 मंथ टू लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। कैपिटल एंड रिजर्व्स, जो भी कैपिटल होगा, ओनर्स कैपिटल्स, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर कैपिटल, ये जो है ना शेयर होल्डर फंड्स, ये जो है सारे क्या होते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज होते हैं। अब एसेट्स में आता है, देखिए करंट एसेट्स, अब इसका डेफिनेशन कह रहा है, करंट एसेट्स आर those which are held for sale or conversion to cash within an operating cycle, normally for period of 12 मंथ। हम लोग 12 मंथ मानते हैं ना नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल को। तो क्या होता है ये हमारा है, ठीक है। हमने क्या किया, फिर हमने ऐसे चलाया, ठीक, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रोसेसिंग किया, यहाँ पे क्या है सेमी फिनिश्ड गुड्स बना, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बना, यहाँ पे सेल हुआ, और फिर यहाँ से कैश में आ गया, ठीक है, कैश में आया, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल बन गया। तो ये हमारा क्या है ऑपरेटिंग साइकिल है। किसी किसी का ऑपरेटिंग साइकिल इमीडिएट होता है, 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, किसी का 12 मंथ का होता है, ठीक है। तो these are liquid assets, ठीक है। The period of 1 year which is normally one financial year taken as the maximum length of operating cycle of a company and in norms for defining current asset for the purpose of analysis. There could some heavy industry which need operating cycle more than 1 year. जिस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है 1 ईयर से ज़्यादा कभी कभी ये होता है, जरूरत होती है। तो सच एक्सेप्शंस विल बी appropriately applied by analyzing the financial statement of these companies. Current assets are used, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, यूज इन प्रोडक्शन। करंट एसेट्स आर यूज इन प्रोडक्शन एंड जनरेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। करंट एसेट्स का यूज किस लिए होता है, जनरेट करने, इनकम जनरेट करने के लिए, किससे, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स से। नॉर्मली करंट एसेट इज वन विच इज यूज इन प्रोडक्शन और हेल्ड फॉर सेल्स एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द करंट पीरियड, ठीक है। इट इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये करंट एसेट्स का यूज इसी में होता है। फॉर एग्जाम्पल ए मोटर कार ओन्ड बाई ए बिजनेस फॉर द सीईओ इज ए फिक्स एसेट्स। मोटर कार तो फिक्स एसेट्स है, वेयर इट कार इन द असेंबली लाइन विल बी करंट एसेट्स। असेंबली लाइन पे है तो वो क्या है करंट एसेट्स है, और कार मैन्युफैक्चरर कंपनी, ठीक है, बट वो हमारे पास आ गया तो हमारा क्या हो गया, वो फिक्स एसेट्स हो गया, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड द स्पीड विथ which it can be converted into cash determine the solvency of। कितनी देर में हम अपने जो है करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, वही हमारी कंपनी की सॉल्वेंसी होती है, सॉल्वेंसी, ठीक है। अब देखिए फिक्स एसेट्स क्या है, दीज आर द कैपिटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस अदरवाइज नोन एज ब्लॉक एसेट्स। इसको ब्लॉक एसेट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक एसेट्स क्यों, ये इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड डाइस, फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स। ये क्या है, इजीली कैश में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। अदर नॉन करेंट एसेट्स, other assets are the assets that are not expected to be converted into cash, consumed or sold within 12 month of the balance sheet date, ठीक है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम नॉट फिक्स एसेट्स, ठीक है, नॉट फिक्स एसेट, ठीक है। ये क्या है 12 महीने में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दे आर फॉर्मली डिफाइनिंग एनीथिंग नॉट क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, ठीक है, तो ये करंट एसेट्स में नहीं होते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द एडवांस टू सब्सिडरी, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, और सिस्टर कंसर्न और कंपनीज इन द सेम ग्रुप, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अनकोट इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 180 डेज, नॉन कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर्स, एडवांस एंड सप्लाई टू द कैपिटल गुड्स। ये क्या है अदर नॉन करंट एसेट्स में आ गए ये सब, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स किसे बोलते हैं, हाँ यहाँ मैं यही चीज कह रहा था, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, मैं भूल गया, हट गया। इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्सिशियस एसेट्स किसे बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर लॉन्ग टर्म रिसोर्स ऑफ द एंटिटी बट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
तो दे derive their value from intellectual legal rights and from the brand value। जैसे कि आप सुने होंगे ना, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर हमने किंगफिशर को जो है 1000 करोड़ का लोन कर दिया था, ब्रांड वैल्यू, ठीक है। दे एड to their assets। Intangible assets are generally classified into two broad categories: limited life tangible assets such as patent, यही मैं भूल रहा था, पेटेंट, ये लिमिटेड लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, कॉपीराइट्स एंड गुडविल्स, एंड अनलिमिटेड लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क जैसे ब्रांड वैल्यू, ठीक है। Fictitious assets are like intangible assets which do not exist in physical form। ये फिजिकल फॉर्म में तो कोई नहीं है ना भैया, कोई नहीं है। अनलिमिटेड कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ये सब बस कहने की बातें हैं, ऑन पेपर हैं, पब्लिक में है, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका कुछ भी नहीं। दे आर डेफर्ड रेवेन्यू कहता है, दे आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच बेनिफिट डिराइव ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवन एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ऑल्सो फिक्सिशियस। ये लॉस भी जो है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है, फिक्सिशियस होता है। एसेट्स एज दे आर रिटर्न ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। These are item which cannot transfer to the profit। ये प्रॉफिट पर ट्रांसफर नहीं होता। एक्यूमुलेटेड लॉस हम लोग दिखाते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं होता प्रॉफिट पर। लॉस अकाउंट एंड पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज व्हाई these are shown an asset side of the balance sheet and to be written off to PL account in reasonable years, ठीक है। All fictitious assets are intangible but all intangible assets are not fictitious। देखिए, जो भी fictitious assets है वो क्या है, intangible है, बट जितना भी इंटेंजिबल एसेट्स है वो फिक्सिशियस नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट सारे इंटेंजिबल है बट फिक्सिशियस नहीं। फिक्सिशियस नहीं, ये दिखता है ना, मतलब दिखता है, जो दिखता है सो बिकता है, वही वाली बात है ना। 1000 करोड़ किंगफिशर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, ठीक है। कॉपीराइट्स आर इंडिविजुअल बट नॉट फिक्स। एग्जांपल ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये फिक्सिशियस एसेट्स है। डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस। ये क्या हो गया, फिक्सिशियस एसेट्स है, ठीक है। फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, for arriving net worth of the concern, value of intangible assets, fictitious assets is deducted from owners fund। ये हम लोग क्या करते हैं, ओनर्स फंड से हटा देते हैं। एसेट्स तो हमने देख लिया, अब देखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑन विच द बिजनेस एंड अगेंस्ट ऑल द एसेट्स बाय द ओनर एंड एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, आर द क्लेम्स ऑन द बिजनेस, बिजनेस पर क्लेम है, and against all the assets by the owners and the external। These are the sources of funds। liability को हम sources of funds बोलते हैं, ठीक है। for the firm acquisition of assets and for its activity, a business is carried on with own fund supplemented by borrowed fund। borrowed fund में भी short term हो सकता है for working capital और long term for debt for acquisition of block assets। लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू, देखिए वही हो गया जैसे करंट एसेट्स था, यहाँ पे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, दीज आर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मींस 12 महीने की। ऑल लायबिलिटी विच आर रिपेबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ आर ग्रुप्ड अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। करंट लायबिलिटी बियर्स ए रिलेशनशिप टू द करंट एसेट्स, सेम ही है, करंट एसेट्स में भी क्या था 12 मंथ, यहाँ भी 12 मंथ। दे नॉर्मली अराइज टू एक्वायर करंट एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज आर, देखिए क्या है, करंट लायबिलिटी है जो आप बोरो करते हैं, उसी से तो करंट एसेट्स भी खड़ा करते हैं, सेम ही है ना। ये पैसा आपने लिया बिजनेस के लिए और इसी से आपने जो है स्टॉक इन ट्रेड लिया और जो कुछ भी लिया, तो ये करंट एसेट्स खड़ा हुआ आपका। तो एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है, क्रेडिटर्स आ सकता है, बिल्स पेबल्स, टैक्स लायबिलिटीज, बैंक लिमिट्स, वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर ट्रेड्स, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन बिकमिंग ड्यू in next 12 months should be classified under this head, ठीक है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, एनी लायबिलिटी पे बैक ग्रेटर देन 12 मंथ से ज्यादा, पेबल बैक इन इंस्टॉलमेंट इन टर्म लायबिलिटी सब्जेक्ट टू कैविएट। तो एनी लोन फैसिलिटी पेबल बैक टू द इंस्टॉलमेंट इन टर्म लायबिलिटी सब्जेक्ट टू कैविएट, ठीक है। ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इट इज नॉट परमानेंट लोन, परमानेंट नहीं होता है, इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड इट इज नॉट पेबल इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है।
नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। अब मान लीजिए कोई टर्म लोन आपने ले लिया, तो ये 10 साल का होगा, तो 1 साल में तो नहीं खत्म होगा, 12 महीने में भी नहीं होगा, उसके बाद 2 साल में भी नहीं होगा, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्लूड दीज आर बोरिंग फॉर मोर देन 1 ईयर रेसिडुअल मैच्योरिटी, ठीक है। दीज इंक्लूड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स है नॉट मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर, टर्म लोन्स, exclusive and installment payable within 1 year, redeemable preferential shares not maturing within 1 year but maturity not exceeding 12 years, deferred payment credits, exclusive and installment payable within 1 year, deposit borrowings from affiliation subsidiary due after 1 year, and deposit from public with residual maturity more than 1 year। जो भी 1 ईयर से ज़्यादा की मेच्योरिटी का होगा वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होगा। इसमें क्या क्या है फिर से एक बार देखते हैं। डिवेंचर्स है, टर्म लोन्स है, इसमें आपको 12 महीने का जो है ना इंस्टॉलमेंट निकाल देना है, जो बच गया वो आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म चला जाएगा। रिडेमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट्स हैं, डिपॉजिट बोरिंग्स हैं, ठीक है। कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल इज द फंड इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस, यही है। रिटेन प्रॉफिट को रिजर्व बोलते हैं। एडेड टू दिस रिजर्व्स आर स्पेसिफाइड एलोकेशन ऑफ द फंड्स, ठीक है। These are two classes of reserves, capital reserve and revenue reserves। reserves में दो होता है, capital reserve and revenue। capital reserve are the items of reserves whose use is restricted and are treated as considered to be a more permanent in nature। रिजर्व में एक हो गया परमानेंट, ठीक है, एक हो गया कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल और दूसरा हो गया रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, ये परमानेंट इन नेचर होता है। रेवेन्यू क्या होता है, जिसका यूज हम करते हैं। द प्रोमोटर कैन नॉट टेक अवे दिस अमाउंट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, ये इसको लेके नहीं जा सकता। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिजर्व आर वंस विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। रेवेन्यू रिजर्व्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्पेसिफिक एंड फ्री। रेवेन्यू रिजर्व में दो है, स्पेसिफिक। The specific reserves are classified into two subclass due to the reason that the companies are required to create reserve as per the law, company law for instance, or accounting standards. Hence, use of these reserve is also restricted to the extent of companies' obligation pertaining to events, ठीक है। अब हमने जो है रेवेन्यू रिजर्व्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक। एक तो देखिए क्या है, एक हो गया कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स था, और दूसरा क्या था, रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, परमानेंट नेचर का होता है। रेवेन्यू में भी है, दो पार्ट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू के दो हो गए, स्पेसिफिक और दूसरा हो गया फ्री, ठीक। स्पेसिफिक को भी क्या है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। टू क्लास, इसमें भी आपको टू क्लास है। फ्री तो फ्री रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक का भी टू क्लास हो गया। पहले क्या हो गया, classified into two class due to reason that companies are required to create reserve as per the law or accounting standard, hence use reserve is also restricted to the extent of company। अब कहता है often company create a specific reserve voluntary or as per the covenants of the sanction of the lenders, ठीक है। तो कभी कभी जो है कंपनी रिजर्व वॉलंटरी क्रिएट करती है या सैंक्शन लेटर के हिसाब से। इट इज देयर फॉर इसेंशियल टू ऑब्टेन ब्रेकअप ऑफ रिजर्व्स, आपको रिजर्व्स का ब्रेकअप लेना है, विच इज नॉर्मली नॉट मेड अवेलेबल टू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द कंपनीज। फ्री रिजर्व्स आर द वंस विच आर अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंपनी एज पर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखेंगे हम लोग, बड़ा बढ़िया से इसमें समझाया हुआ है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट understand clearly the item is classified as current assets and current liability. These two items are used to arrive the working capital. It is GAAP permissible bank finance. The following is chart showing items of the current assets and liability has been prepared in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India and based on Tandon committee या छोले कमेटी के हिसाब से बनाना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन दोनों में, डिस्टिंक्शन ये क्या है, देखिए करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, इंक्लूसिंग बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक्स अदर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेज है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड अदर ट्रस्ट सिक्योरिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म पर्पस एक्सक्लूडिंग सिंकिंग फंड्स एंड ग्रेच्युटी फंड्स, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये क्या करंट एसेट्स है। अनसिक्योर्ड लोन्स करंट लायबिलिटी है, पब्लिक डिपॉजिट मैच्योरिटी 1 ईयर, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड, फॉर रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है, ये सब करंट एसेट्स के पार्ट। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस रिक्वायर्ड बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। देखिए, रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स, सेल्स से जो रिजर्व आया अदर देन डेफर्ड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स परचेज डिस्काउंटेड बाय द बैंकर्स, ये सब करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी के डिस्टिंक्शंस हैं। फिर से एक बार, करंट लायबिलिटी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, इंक्लूडिंग बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक्स अदर्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट मच्यूरिंग 1 ईयर, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल अराइजिंग, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी में क्या आ गया, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, ठीक है। देखिए, एडवांस प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर सेलिंग एजेंट्स, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन्स, डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट्स, डिवेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, long term deposit payables within 1 year, statutory liability, provident fund dues, provision of taxation, sale tax excise, obligation to ask dues and others, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी, जो हमारा करंट लायबिलिटी में आता है। मिसलेनियस करंट लायबिलिटी में क्या है, डिविडेंड आपको देना है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, ग्रेच्युटी अदर प्रोविजन है, एनी अदर पेमेंट ड्यू फॉर 12 मंथ, ठीक है। अब यही जो है करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है, ऊपर से आए, इंस्टॉलमेंट ऑफ डेफर्ड रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, डेफर्ड रिसीवेबल, रॉ मटेरियल एंड कंपनीज कंपोनेंट यूज इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग दोज इन ट्रांजिट, ये भी आपका है। स्टॉक इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग सेमी फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग गुड इन ट्रांजिट, अदर कंज्यूमर स्पेयर्स, एडवांस पेमेंट फॉर टैक्स, प्री ऑपरेटिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज, advance of purchase of raw materials, component and consumer stores, money is receivable from contracted sales and fixed asset during the next 12 month, ठीक है। ये आपको करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के बीच में डिस्टिंक्शन या क्या है रिलेशन, वो आपको इसमें बताया है। Next कहता है, as regard of current asset and liabilities, there are many small items that need special care to right time of appraisal. ये सब तो एकदम लंबा लंबा बता दिया, ये थोड़ा सा जो दिखता है वो बताया, बट उसके अलावा छोटे छोटे ऐसी चीजें होते हैं जो आपको देखनी होती है। इन ऑर्डर टू that the working capital estimate is correct, lot of details has to be gone into the following box are worth a study. Box, fine print of current asset liability, ठीक है। Current liability would include all items which are payable within 1 year from the date of balance sheet. They also include estimate of accrued amount to cover expenditure within 1 year for the known obligation, which provisions accrued bonus payment, taxes, etc. Liability for which a specific provision had not been made and to be eventually paid out of the general reserves and estimated from the sum of current liability. ये भी current liability है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर आप कर रहे हैं अदर फर्म्स नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ बोरिंग फर्म्स शुड नॉट इंक्लूड इन द करंट एसेट्स, इसमें आपको करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। डेड इन्वेंट्री, स्लो मूविंग और एब्सोल्यूट आइटम ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग इंटरकनेक्टेड कंपनी ट्रांजेक्शन शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, ठीक है। ओनली आफ्टर एग्जामिन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना है। फॉर एग्जाम्पल, द एडवांस पेड टू सप्लायर्स फॉर पीरियड ऑफ मोर देन
the normal trade practice in spite of other considering such as regular and assured supply should not be considered current assets. Advance progress payment for customers. ठीक है, these deposits are classified as current liability wherever in terms of regular regulations framed by the government these deposits have to be invested in a specific manner. The benefit of the netting may be allowed to the extent of such investment in approved manner, and only the balance need be classified as current liability. If one account of different account procedures progress payment as shown in liability side without deduction from the work in progress. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स एंड सेलिंग एजेंट्स ये क्या हो सकता है, दिस डिपॉजिट आर क्लासिफाइड एज टर्म लायबिलिटी. टर्म लायबिलिटी है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेनर्स एज दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द डीलरशिप एजेंट्स. ये तो तभी होगा ना कि जब आपका डीलरशिप कैंसिल होगा तभी आप वापस करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का है. ठीक है, हाउएवर banks should verify the position for their satisfaction. Deposit do fall in the above group have to be classified in current liability. ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये सब क्या है, netting of tax provision and advance tax paid may be affected for all the years uniformly. For a given current year, the advance tax paid can be set off against the provision if any made for the year. सेल टैक्स जो होता है या जीएसटी, डिस्प्यूटेड एक्साइज लायबिलिटी सोन इन कंटिजेंट लायबिलिटी और बाय वे ऑफ नोट of the balance sheet need not be treated as current liability for calculating the permissible bank finance unless it has been collected or provided for the account of. तो ये किस में आएगा, shown in contingent liability. Provision for disputed tax excise duty should be classified as current liability. इसमें क्या आएगा, current liability में आएगा. Unless the amount is payable in installment spread over a period of exceeding 1 year as per the order of competent authority like excise department or in terms of directors of the competent court. In such cases the installment payable after 1 year may be classified as long term liability. जो आपको टैक्स पे करना है सेल टैक्स जो भी एक्साइज का, ये 12 मंथ में करंट लायबिलिटी में ही आएगा. अगर कोई ऑर्डर है या एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई लेटर है तो आपको जो 12 महीने का है वो आपको करंट लायबिलिटी में लेंगे और जो उससे बचा हुआ अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगी. ठीक है, रिसीवेबल अराइजिंग आउट of sales other than deferred receivables, including purchase and discounted bankers under current assets. Export receivable may be included in the total current assets for arriving at the maximum permissible bank finance, but the minimum stipulated net working capital 25% of current assets under second method of lending may be reckoned after the quantum of export receivable is excluded from the total current assets. ठीक है, अदर कंज्यूमर स्पेयर्स क्या हो सकता है, प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ स्पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ कंजम्पशन फॉर इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड 9 मंथ कंजम्पशन फॉर इंडिजिनस आइटम्स में बी ट्रीटेड एज करंट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट प्रोसेसिंग. अब आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है टर्म लोन इंस्टॉलमेंट का, वर्किंग कैपिटल जब निकालते हैं तो इंटायर amount of term loan installment payable within the next 12 month would not be treated as an item of current liability. जब आप वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करेंगे, दिस इज टू इंश्योर दैट बैंक डज नॉट फंड इट्स रिपेमेंट. ठीक है, ऑल ओवर ड्यू टर्म लोन शुड बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी ओनली unless the loan has been received by the financial institution. Entire amount of non overdue term loan installment payable within the next 12 months and which would be kept outside the current liability need not be taken into working capital. The entire amount of term loan installment due for within next 12 months should however continue to be treated as current liability for purpose of calculating current ratio. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी बेनिफिट ऑन एडवांस लाइसेंस एज ए करंट एसेट. ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है एडवांस के ऊपर, ठीक है, तो उसको करंट एसेट में कैसे लेंगे. अंडर एडवांस लाइसेंस ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम एन एक्सपोर्टर कैन बी इशूड ए लाइसेंस टू इम्पोर्ट नेसेसरी इनपुट्स विदाउट कस्टम ड्यूटी subject to obligations to export
और import material on replacement basis, ठीक है, without duty based on the export already made, since the treatment of duty benefit under the license as a current assets has relevance on the working capital limit, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, करंट एसेट में ट्रीट करेंगे। The duty benefit arising out of the unauthorized absence license should not be treated as an item of current assets for the reason, ठीक है। अनयूटिलाइज्ड एडवांस जो है, द ड्यूटी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अनयूटिलाइज्ड एडवांस लाइसेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज करंट एसेट्स के रूप में नहीं लेना है। इंपोर्ट विच बियर्स एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस व्हेन द इंपोर्ट मेड टू मीट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। अब मान लीजिए इंपोर्ट के बदले आप एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तब क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड इन द सेम ईयर इन विच इंपोर्ट इज मेड। इन दिस केस द इंपोर्टेड मटेरियल विल बी कंज्यूम्ड इन सेम ईयर, उसमें सेम ईयर में कंज्यूम होना है। नो एक्सपोर्ट आर मेड as per the obligation in the year in which import is made. In this case, the imported material will be carried forward to the next year as a stock in trade, whether as a raw material, work in progress or finished goods, since it cannot be used for any other purpose, ठीक है। Export obligation is partially completed in the year in which import is made and the remaining export obligation is completed in the succeeding year, ठीक है। In this case, ये एक केस हुआ कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पार्शियली कंप्लीटेड इन ईयर विच इंपोर्ट मेड। मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया बट उसमें पार्शियली आपने एक्सपोर्ट किया, यानी वो एक्सपोर्ट जो था ऑब्लिगेशन का वो अगले साल में ट्रांसफर हो गया। इन दिस केस इंपोर्टेड मटेरियल टू बी एक्सटेंड हैज टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट which have not been made shall be carried forward to the next year as such raw material in progress of the finished goods since it cannot be used for any purpose, ठीक है। तो उसी प्रोपोर्शनेट में उसको हम लेंगे, ठीक है। Either saving made by the exporter in the form of non-payment of custom duty is not in the nature of revenue but in the nature of reduction in the cost of purchase of the raw materials. The cost of purchase of imported raw materials should be not shown net custom duty, that is actual price paid to import. Imports which do not bear export obligations, क्या हो सकता है, the benefit arising out of the non-payment of custom duty on imported material which do not bear any export obligation should not be recorded specifically as the benefit gets accounted for as and when goods manufacturing for material are sold. कहता है import which do not bear export obligations, तो क्या हो सकता है, इसका जो बेनिफिट होगा राइजिंग आउट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के पेमेंट से जो राइज होता है ऑन इंपोर्टेड मटेरियल विच डज नॉट बियर एनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उसमें नहीं होता है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली एज द बेनिफिट गेट्स अकाउंटेड, ये इसका अकाउंटिंग हो जाता है एंड व्हेन द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर मटेरियल आर सोल्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, 42 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट एनालिसिस देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।